चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। वे जी सर। तुम लोग को हम कुछ बताएंगे और नोट करोगे। इसको रिकॉर्ड भी हो रहा है तो इसका फिर हम जैसे भेजे थे सुबह में, परसों वाला रिकॉर्डिंग ये भी तुमको मिल जाएगा, है ना। इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो इसको कवर कर दो। जैसे कभी कोई पूछता है कि आप इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर बनना क्यों चाहते हैं, है ना, क्यों बनना चाहते हैं या क्यों इस सेवा माना चाहते हैं। ठीक है। जी सर। तो अब जाहिर है कि तुम बचपन से तो ऐसा कोई सोचे नहीं। जैसे कोई आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है ना। तो वो सब तो अपना रहता है, एम्बिशन रहता है। ऐसा जी जनरली बहुत कम होता है कि कोई ईएसआई बनना चाहता है, एनडीआई बनना चाहता है, ऐसा रहता नहीं है। ठीक है। तो बता जी सकते सर। हो कि जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन करने के बाद विभिन्न प्रकार की वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त किया। तो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि एम ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की, है ना, का एक पोस्ट है जो काफी अट्रैक्टिव, काफी बेहतर पोस्ट है ना। खासकर यह पद परिवहन विभाग के कानून का प्रभावी क्रियान्वयन, सड़क सुरक्षा, है ना, को सुनिश्चित करने से जुड़ा हुआ है। आम लोगों से जुड़ा हुआ कार्य है। खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां ओवरलोडिंग की समस्याएं हैं, टैक्स चोरी हैं, रोड सेफ्टी की समस्याएं काफी ज्यादा हैं, है ना। इसलिए मैंने सोचा कि अपने क्षमता का अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग करने के लिए इस सेवा में आऊं, और, है ना, ताकि मेरी क्षमता का उपयोग भी हो, मेरे स्किल का उपयोग भी हो और मेरा भी विकास हो। ठीक है। इसलिए जी मैं इसे मंगवाना चाहता हूँ, बस इतना बताना है। क्लियर है। जी सर। कभी कभी जैसे पहले भी मैंने क्वेश्चन बोला था कि एमबीआई और ईएसआई में क्या अंतर है। क्योंकि दो पोस्ट है परिवहन विभाग का जो डीटीओ के नीचे है, एमबीआई और ईएसआई। ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ईएसआई का कार्य बेसिकली है इन्फोर्समेंट, का नाम ही है इन्फोर्समेंट, है ना, ऑफिसर। इन्फोर्समेंट का कार्य है परिवर्तन करना, चालान करना, ओवरलोडिंग को रोकना या ओवरलोडिंग टैक्स करना, चेक करना, टैक्स की वसूली करना, ठीक है ना, दस्तावेज जांच करना। ये सारे काम हैं ईएसआई का। ठीक है। और एमबीआई का काम है वाहन का तकनीकी जांच, टेक्निकल। एमबीआई जो है वो टेक्निकल पोस्ट है। ठीक है। तो तकनीकी जांच करना, फिटनेस की जांच करना, रजिस्ट्रेशन का निरीक्षण करना, ये एमबीआई का काम है। खासकर जब रोड एक्सीडेंट होता है तो उसके कारणों की जांच करने का कार्य एमबीआई ही करते हैं। ठीक है। लेकिन जहां तक ओवरऑल, चूंकि दोनों एक ही विभाग में काम कर रहे हैं, दोनों ही जिला के लेवल पर काम करते हैं, तो ओवरऑल ईएसआई और एमबीआई दोनों मिलकर ही सड़क सुरक्षा और उसके रेगुलेशन का कार्य को सुनिश्चित करते हैं। दोनों मिलकर ही काम करते हैं। दोनों का अलग अलग काम हो गया, लेकिन दोनों मिलकर ही फाइनली काम करता है। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का क्या उद्देश्य है। अभी चूंकि तुम लोगों से हम क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, जैसे जनरल क्वेश्चन तुम लोगों से लेते हैं, क्योंकि अभी हमको जाना है एक मीटिंग में, है ना। तो इसलिए हम इधर से तुमको सब बता देना चाहते हैं, है ना, जल्दी जल्दी। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो बेसिक एक्ट है, जो बार बार बता रहे हैं, तो दो चार एक्ट का नाम याद करना है, पीडीएफ में भी दिया हुआ है ना। कस एक्ट का कम से कम नाम याद रहना चाहिए। तो उसका क्या, ठीक है ना, उद्देश्य क्या है। तो मोटर व्हीकल एक्ट का उद्देश्य क्या है, अगर तुम पढ़े हो तब भी, नहीं पढ़े हो तब भी। आखिर मोटर जो वाहन है, चलती है सड़कों पर, उसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता क्यों है। तो ये अगर कोई भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने कॉमन सेंस से सोचेगा तो आंसर दे सकता है। सबसे पहला है सड़क सुरक्षा। ठीक है। सड़क की सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। वाहन का पंजीकरण, लाइसेंस की व्यवस्था, अगर दुर्घटना होती है दुर्घटना का मुआवजा को देखने का काम करता है। मुआवजा तो देती है कंपनी, लेकिन उसको एक्ट के तहत ही सब होता है। पॉल्यूशन कंट्रोल भी है, प्रदूषण नियंत्रण। ठीक है। कर, परमिट, ये सब का रेगुलेशन करना,
मतलब सड़क परिवहन को सुरक्षित, संगठित, उत्तरदायी, है ना, इवन की कह सकते हैं पब्लिक फ्रेंडली बनाने का कार्य, है ना, एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। और इसी एक्ट के आधार पर सरकार और विभाग, सारे पदाधिकारी कर्मचारी कार्य करते हैं। ठीक है। कभी कभी पूछता है कि जैसे आप देखते होंगे सड़कों पर, आप ओवरलोडिंग चेक करेंगे। ओवरलोडिंग से क्या क्या समस्याएं होती हैं। ओवरलोडिंग, जब वाहन पे ओवरलोडिंग है, ये हम पहले भी बता चुके हैं बात बात में। ठीक है। ओवरलोडिंग क्या है? मतलब जो गाड़ी, कोई भी व्हीकल, ट्रक हो, अब ट्रक भी अलग अलग होता है ना। 6 व्हील वाला होता है, 6 चक्का वाला होता है। ठीक है, 10 चक्का वाला होता है, 12 चक्का वाला होता है, 16 चक्का होता है, उससे बड़ा बड़ा वाहन, जो कंटेनर वगैरह ले जाने वाले वाहन होते हैं। तो हर एक वाहन की अपनी क्षमता होती है, वहन क्षमता बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी होती है उसकी, ढुलान क्षमता होती है। अगर कोई वाहन अपने कैरिंग कैपेसिटी से, ढुलाई क्षमता से अधिक का माल अगर लोड किया हुआ है, तो वो ओवरलोडिंग की श्रेणी में आएगा। ठीक है, ओवरलोडिंग श्रेणी में आएगा। जब ओवरलोडिंग होगा, तो जाहिर है कि अलग अलग वाहन का जो स्ट्रक्चर होता है, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ही होता है कितना माल उस पर लोड होगा। तो अगर कोई वाहन में ओवरलोडिंग है, इससे क्या होगा? पहले तो वाहन पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो वाहन पे बुरा प्रभाव पड़ेगा तो हो सकता है कि एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाए, एक। दूसरा, अगर, चूंकि हमने बताया कि उसका स्ट्रक्चर वैसा होता है, तो सड़कों पर दबाव पड़ता है ना। सड़कों पर दबाव पड़ता है तो ओवरलोडिंग है, तो सड़क क्या होगा? जल्दी खराब होंगी, दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ेंगी, जल्दी खराब होंगी। वाहन की ब्रेकिंग क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है ओवरलोडिंग में। जब ब्रेक लगाएगा ना वाहन, तो तुम पढ़े हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अगर वाहन पे ओवरलोडिंग है, तो तुम जानते ही हो कि अगर वो वाहन ज्यादा, उसका एम अगर ज्यादा है, मास ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा? इनर्शिया उसका ज्यादा होगा, तो वो देर से गाड़ी रुकेगी ब्रेक लगाने के बाद। इसलिए हल्की गाड़ी में तुरंत ब्रेक लगता है, हैवी गाड़ी में ब्रेक लगाने में थोड़ा सा ही लगता है। अगर ओवरलोडेड है तो फिर ब्रेक की समस्याएं हो सकती है, और सरकारी राजस्व का नुकसान भी है ना। ओवरलोडेड है, जितना लोडेड है, जितनी कैपेसिटी है, चालान तो उतना ही का कटेगा उसका। क्लियर है? तुम भी चालान उतना ही काटोगे। ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी जा रहा है और वो चालान अगर ज्यादा का दे रहा है तो हम काट देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, अब तुम अच्छा ऑफिसर हो, उसको बचाने के लिए तुम क्या करोगे? अगर 10 टन माल लोड करना है, उसका चालान कट रहा था, वो कहता सर हम तो 15 टन लोड कर रहे हैं, सर 15 टन चालान काट दीजिए, 15 टन लोड करने दीजिए। तो तुम कहोगे, तुम बताओगे आंसर, नहीं सर ऐसा मैं नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि वाहन की क्षमता अगर 10 टन है, तो 10 टन की ही अलाउ करूंगा। 10 टन का ही आप रेवेन्यू जमा कीजिए, टैक्स दीजिए, 10 टन ही इसको लोड करके ले जाइए। क्यों? ओवरलोडिंग जैसे होगा तो क्या होगा? दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, रोड का नुकसान होगा। टैक्स आ जाएगा अलग बात है, लेकिन बाकी भी तो है। पब्लिक सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, सबसे ज्यादा जरूरी पब्लिक ही है बाबू। ये ध्यान रखना, अपने दिमाग में हर समय ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जरूरी है आम जनता। सब लोग उसी के लिए काम कर रहा है, तुम नौकरी उसी के लिए करने जा रहे हो, जनता के लिए। सरकार तुम्हारे लिए काम कर रही है, तुम भी जनता हो, तुमको नौकरी मिलेगी तो वेतन मिलेगा। ठीक है। तो इसीलिए इन्फोर्समेंट इसलिए जरूरी होता है, इन सब चीजों को देखने के लिए। छोटी छोटी बातें पॉइंट में बोलना है। ई चालान, जैसे हम लोग पहले टैक्स कैसे भरते थे? ऑनलाइन भरते थे, ठीक है, ऑफलाइन भरते थे कैश। अब हो गया ऑनलाइन। ई चालान, इलेक्ट्रॉनिक चालान। ठीक है ना। इसमें क्या फायदा है? तो ई चालान से क्या होता है? तो त्वरित होता है, त्वरित भुगतान, त्वरित भुगतान, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन में कमी, भ्रष्टाचार में कमी, और रिकॉर्ड रखने में भी आसानी होता है। डिजिटल रिकॉर्ड होता है तो रिकॉर्ड रखने में आसानी होती है, डिजिटल रिकॉर्ड जिसे संग्रहण करने में आसानी होती है। और डाटा आधारित नीति निर्माण करने में मदद मिलती है। ठीक है, डाटा आधारित नीति निर्माण करने में मदद मिलती है। एकदम पॉइंटेड आंसर, एकदम पॉइंटेड, लंबा नहीं बोलना है। क्या क्या बोलोगे? कि त्वरित राजस्व संग्रहण, करप्शन में कमी, ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल रिकॉर्ड, डाटा आधारित नीति निर्माण करने में मदद मिलती है, इसलिए ई चैलेंज फायदे हैं सर। इसलिए बस हो गया पॉइंटेड, ताकि वो
समझना चाहता है कि तुम जान रहे हो समझ रहे हो, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बिहार में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, या आप जब ईएसआई बनकर जाएंगे तो आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो कोई व्यक्तिगत चुनौतियां नहीं बताना है कि सर मेरा घर पलामू में है तो और यहाँ हमारा पोस्टिंग है ना किशनगंज में हो जाएगा, तो सर हमको घर से दूर रहना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा, ऐसा नहीं बताना है। कोई महिला है तो महिला होने के नाते दिक्कत होगा, ऐसा नहीं बताना है। महिलाओं को भी नहीं बताना है कि समस्याएं आएंगी। व्यक्तिगत समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि आप आ रहे हैं, अपने मन से आ रहे हैं। आपको जबरदस्ती कोई नहीं बुला रहा है ना। तो अपने मन से आ रहे हैं, तो व्यक्तिगत समस्या कभी किसी को नहीं बताना है, मेल या फीमेल किसी को। तो बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में हर जगह, या फिर बोलोगे अधिकांश राज्यों में परिवहन से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं। जैसे ओवरलोडिंग, बिहार में खासकर बालू माइनिंग जो होता है ना, वहां पर ज्यादा दिखता है। ट्रक, है ना, हाईवा, ट्रैक्टर पे ओवरलोडिंग रहता है। एक ये चुनौतियां हैं जिसको सही करना। क्योंकि इससे क्या होता है, टैक्स भी चोरी होता है, पॉल्यूशन भी बढ़ता है, सड़कों पे बालू गिरता है, उससे सड़क भी गंदा होता है। ध्यान रखना है सब चीज का। तो टैक्स चोरी पहले बताना है। लॉस हो रहा है ना। अगर हम एक चालान काटते हैं, एक ट्रैक्टर पे बालू लोड करवाते हैं, तो मान लो कि चालान का 600 है, 700 है, 1000 रुपये, जो दाम जो भी होगा, मान लो 1000 रुपये मान लो। और वो क्या कर रहा है, ओवरलोडिंग करके जा रहा है, तो सरकार को नुकसान पहुंचा रहा है ना। अगर एक ट्रैक्टर 1.5 ट्रैक्टर बराबर लोड कर ले रहा है, दूसरा ट्रैक्टर भी 1.5 ट्रैक्टर बराबर लोड कर ले रहा है, तो हमको तो 2 ही ट्रैक्टर का चालान मिला, पैसा मिला सरकार को। अगर हम उसको सही ढंग से देखेंगे तो 3 ट्रैक्टर में लोड होता वो। हाँ, तो होता ना, 3 ट्रैक्टर 1.5 लोड कर रहा है, तो 3 ट्रैक्टर में लोड होता, तो तीसरा का चालान तो गया। इस तरह से अगर रोज चेकिंग होगी, सावधानी से होगी, ध्यान दिया जाएगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो पहला ओवरलोडिंग। अवैध बस संचालन, कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे बस बिना परमिट के भी चलाए जाते हैं, खास करके लोकल क्षेत्र में, छोटे मोटे क्षेत्र में, छोटे मोटे छोटे जो कस्बा है, शहर है, उसके बीच में। टैक्स चोरी एक बहुत बड़ी चुनौती है। रोड सेफ्टी संबंधी जागरूकता की कमी एक दूसरी चुनौती है। ये सब बोलना है आपको, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो ये सब बताना। बिहार में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की क्या क्या समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, तब भी यही बताना। आपको क्या क्या चुनौतियां फेस करनी पड़ेगी, तब भी यही बताना है। नोट इन, है ना, पर्सनल। पर्सनल नहीं कि सर रोड पर हमको धूल फाँकना पड़ेगा, है ना, चेहरा काला हो जाएगा धूप में, ये सब नहीं बताना है। ग्रामीण क्षेत्रों में परमिट का उल्लंघन, ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर रोड रूल का उल्लंघन होता है, एक बहुत बड़ा चुनौती है। एक होता है जुगाड़ गाड़ी, होता है ना, वो भी बोल देना अपना उसमें। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर जुगाड़ गाड़ियां होती है, जो बिना परमिट का चलती है और पॉल्यूशन भी करती है, और साउंड पोल्यूशन भी होता है ना, इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी होता है। और वो एक्सीडेंट प्रॉन व्हीकल है, दुर्घटना के समय ज्यादा होती है, तो वो भी एक चुनौती है। उसको रोकना चूंकि लोकल लेवल पर रहता है, ठीक है। सर वहाँ पे जुगाड़ वर्ड सही बोलना रहेगा कि सर कुछ और वर्ड इसके लिए? हाँ, बोल रहा है कि स्थानीय स्तर पर थोड़ा सा लोग, है ना, इंजन में गाड़ी को, है ना, बना करके जिसको बिहार में जुगाड़ गाड़ी बोला जाता है सर, बोलना है ऐसे, अपने भाषा को बोलना है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। बाकी तो प्रेशर वाला पहले बता चुके हैं कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर डालता है तब क्या करेंगे, सब बताए हुए हैं। कोई कोई ट्रक चालक रिश्वत देना की कोशिश करता है तब क्या करेंगे, पहले बता चुके हैं, उसमें दूसरा रिकॉर्डिंग में चला जाएगा, है ना। अगर आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, कहीं भी आप, है ना, वाहन जांच कर रहे हैं, वह मोबाइल को रख दो एक जगह, हिलना नहीं चाहिए, है ना। तो अगर वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाए और वो भीड़ आपके खिलाफ है, तो आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर हमने पहले भी बताया हुआ है। अगर भीड़ खिलाफ हो जाए तो पहले क्या करना है, पैसेंस, धैर्य, कूल, काम, ये पहला आंसर है। करना भी ऐसा ही रहता है, और करना भी ऐसा ही रहता है। इंटरव्यू में बोलना भी पहले है कि सर सबसे पहले तो मैं अपने आप को सहज, शांत, है ना, और धैर्य बनाए रखूंगा, शांति बनाए रखूंगा, है ना। और इन बिटवीन मैं स्थानीय थाने को सूचित करके सहायता लूंगा, और मेरी कोशिश होगी कि मैं त्वरित अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित करूं, ठीक है।
वरीय पदाधिकारी को हेडक्वार्टर पर सूचित करूं और उनसे इस बीच में बातचीत बनाए रखना है। दो तरफा काम करना है, दो तरफा काम करना है। या कहोगे कि ट्रायंगुलर बोलने का तरीका होता है सर, यहाँ पर मुझे लगता है कि ट्रायंगुलर वे में सोचना पड़ेगा सर। सबसे पहला तो खुद को नियंत्रित रखना, ये हो गया। दूसरा, सामने वाले से संवाद कायम रखना, संवाद बनाए रखना ताकि स्थिति नियंत्रित हो। और तीसरा, है ना, स्थानीय पुलिस से, वरीय पदाधिकारी से, ठीक है, तुरंत सहायता के लिए अप्रोच करना, हो गया। और कानून के दायरे में रहकर जो उचित कार्रवाई होगी वो करना। इससे क्या होता है ना, तुम भीड़ तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो वहां तुम संभाल पाओगे कि नहीं संभाल पाओगे, ये दूसरा चीज है। ये अभी इंटरव्यू में होगा कि हाँ लड़का अच्छा सोच रहा है, बस हो गया। अच्छा सोच रहा था, हो गया। जब ट्रायंगुलर तुम बोल रहे हो या फिर मल्टीलेटरल बोल दोगे कि सर मल्टीलेटरल अप्रोच की आवश्यकता आवश्यकता होगी, पहले खुद, दूसरा भीड़, तीसरा पुलिस, चौथा डिपार्टमेंट, पांचवा कानून, हो गया ना मल्टीलेटरल। ऐसे बोलना रहता है। तुमको हम सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, जैसे जो ऐसे हम सोचते हैं वैसे तुमको बोलते हैं कि देखो ऐसे सोचना है। इन्हीं के आंसर लिखवाते हैं, ठीक है ना। आंसर चूंकि लिखना है, चूंकि तुमको पढ़ना तैयारी करना है। बहुत सारी महिलाएं तैयारी कर रही हैं ईएसआई के लिए। तो महिलाएं दरोगा में, पुलिस में, सिपाही में, हर जगह जा रही हैं। तो पूछा जाएगा कि क्या यह जॉब, ईएसआई का जॉब जो आपको फील्ड में रहना पड़ेगा, तो फील्ड में यह जॉब महिलाओं के लिए कठिन होगा? कठिन नहीं है। तो क्या बोलोगे कोमल? तो बताना है कि कोई भी कार्य, कानून का, खासकर ईएसआई का कार्य परिवहन विभाग के कानूनों का क्रियान्वयन करना है, इन्फोर्समेंट करना है। तो कानून का क्रियान्वयन में व्यक्ति के जो पुरुष और महिला का जो लिंग संबंधी भेद है वो सामने नहीं आएगा, नहीं आता है। बल्कि यह क्षमता से निर्धारित होती है। क्षमता महत्वपूर्ण है, इफिशियंसी महत्वपूर्ण है। अगर इरादे मजबूत हों, दृढ़ संकल्पित हों, तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि महिला होने के नाते कोई समस्याएं नहीं आएंगी। आज महिलाएं सेना में, है ना, हवाई जहाज उड़ा रही है, सेना में लड़ रही है, बिहार पुलिस में काम कर रही है, आईएएस बन रही हैं, राजनीति में काम कर रही हैं, है ना, टेक्नोलॉजी में के क्षेत्र में, है ना, स्पेस रिसर्च में, बिजनेस के क्षेत्र में, हर जगह महिलाएं काम कर रही है सर। तो मुझे लगता है कि मैं भी इस कार्य को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। लास्ट में ये बोल जरूर बोलना चाहिए, प्रभावी ढंग से निभा सकती हूँ। क्लियर है महिलाओं के लिए? हम्म। कहीं कमजोर नहीं पड़ना है कि हाँ महिला, कोई कोई हम इंटरव्यू जब मॉक लेते हैं तो बोलती है कोई लड़की सब कि हाँ सर महिला होने के नाते थोड़ा सा तो बाहर में रहने में दिक्कत तो होगा, समस्याएं तो आएंगी, ये सब नहीं बोलना है। या कोई बोलती है कि मैं बचपन से ही घर से बाहर रही हूँ सर तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, तो थोड़ा सा सही है ये। लेकिन जैसे बताया जाता है ऐसे बात करना, व्यक्तिगत बातें नहीं करनी है। हमेशा मैं घर से बाहर पढ़ी हूँ, बाहर रही हूँ, तो मुझे बाहर रहने का ये है, तो मैं जो दिक्कत नहीं होगा, तो ये भी मतलब संतोषजनक आंसर नहीं हो सकता। वोमेन में शक्ति है, महिलाओं में शक्ति है। वो दुर्गा काली लक्ष्मी कैसे है, वो वहां पर शो करना है ना। कि कोई भी कार्य महिलाएं कर सकती, कोई क्षमता से होता है, माइंडसेट से होता है, मेंटल एबिलिटी से होता है, ठीक है, विल पावर से होता है, और वो चीज मेरे अंदर है। बस मैं इस चीज को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, इफेक्टिव वे में, मतलब प्रभावित तरीके से इसका संपादन कर सकती हूँ, निष्पादन कर सकती हूँ। बाकी तो ट्रेनिंग तो मिलेगी ही सर, टीम तो होगा ही वहां पर, सहयोग के लिए लोग तो रहेंगे ही, पुलिस तो रहेगी ही। बस हो गया, ये सब इस साथ में बोलना है ताकि उसको लगे कि समझ रहा है बात सब। पुलिस तो रहेगा ना, सिपाही तो रहेगा तुम्हारे साथ, टीम रहेगा, गाइडेंस रहेगा, कानून रहेगा, सब रहेगा। चलिए, रोड सेफ्टी वीक कब मनाया जाता है? रोड सेफ्टी वीक, सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो भारत में नेशनल रोड सेफ्टी, पहले भी एक बार चर्चा किए थे कि जनवरी महीने में 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। अभी तो फरवरी में तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है, याद रखना है। इसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और जनता में, आम लोगों में ट्रैफिक संबंधी नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, अवेयरनेस बढ़ाना। ये जागरूकता बढ़ाना ही है। उस काम को तुम आप करिएगा तो बोलना यस सर जरूर करूंगा सर। ठीक है, निश्चित रूप से सर, जनता को जागरूक करने से
एक तरफ तो दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी, जनता जागरूक होगी, रोड रूल को फॉलो करेंगे, सेफ्टी करते, मेरा भी काम आसान हो जाएगा सर, ऐसे ये बोलना रहे वहां पर। तो समझेगा कि तुम इंटरेस्ट ले रहे हो, समझेगा कि तुम काम करना जानते हो, कि तुमको पता है कि भाई जागरूक करेंगे तो मेरा काम आसान होगा, मतलब तुम प्रोफेशनल हो। ये तुमको हम पढ़ा रहे हैं तो हम अच्छा से बात करेंगे, अच्छा से तुमको सिखाएंगे तो मेरा काम आसान होगा ना, तुम्हारा रिजल्ट होगा। जैसे अभी हमने कहा है कि तुम लोग को अभी कुछ है ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से करना है, अगर तुम ध्यान से सुन मेरी बात मान लिए तो मेरा काम आसान हो रहा है ना, अच्छा से क्लास चल रहा है शांति से। तो वैसे ही अगर हम जागरूक करेंगे लोगों को, रोड रूल को फॉलो करेंगे, एक्सीडेंट कम हो जाएगा, टैक्स भी देंगे समय से, सब लोग जमा करते रहेंगे, रोड रूल को तोड़ेंगे नहीं, है ना, और अपना परमिट है, चालान है, दी से सब जमा करते रहेंगे, तो हमारा काम तो आसान ही हो जाएगा। तो ये बोलने से पता चलता है कि यू आर इंटरेस्टेड। और हमने कहा था कि इंटरव्यू में दो ही चीज़ है, इंटरेस्ट एंड सुटेबिलिटी। ठीक है, चलिए। कहीं कहीं क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट करता है, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और ठोका, भाग गया, हिट एंड रन केस बोलते हैं। हिट एंड रन केस में मुआवजा कितना दिया जाता है, कंपनसेशन का कितना है? तो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, एक बार याद दिलवाना, इस पर भी हम चर्चा करना चाह रहे हैं लेकिन समय, है ना, आज हो जा रहा है कि भूल भी जा रहे हैं व्यस्तता के चलते। तो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है ना, पढ़ना है तुमको अच्छा से। सब लोग नोट कर लेना, अगर मान लीजिए कि तुम लोग अपने भी पढ़ लिया तो मेरा काम हो गया, हम बोल दिए तो, है ना। तो मृत्यु की स्थिति में 2 लाख, अगर हिट किया और कोई मर गया तो मुआवजा है 2 लाख, और अगर गंभीर चोट लगा है तो 50,000। ठीक है, ये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है इसके अकॉर्डिंगली है ये सोलैटियम स्कीम के अंतर्गत दी जाती है राशि, जो है सोलैटियम स्कीम, SOLATIUM, सोलैटियम स्कीम के तहत दी जाती है। ठीक है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब पूछने की संभावनाएं हैं। ग्रीन टैक्स क्या है? ग्रीन टैक्स, हरा कर, मान लीजिए इंटरव्यू, हरा कर क्या है? तो ये क्या पूछ रहा है भाई, हरा कर? तो ऐसे कुछ कुछ बातें ऐसे कर लेना रहता है पढ़ने के दौरान। ग्रीन टैक्स, तो वहां से ही पूछा जाएगा। मान लीजिए कोई आदमी ऐसा रहेगा थोड़ा सा जॉली मूड में, बोलेगा हरा कर जानते हैं, हरा भरा कर, तुम बोले नहीं सर, सॉरी सर। तो बोलना है कि सर आपका मतलब ग्रीन टैक्स से है, अच्छा सर, पोलाइटली, सर डू यू मीन विथ ग्रीन टैक्स? तो हाँ हाँ, आप सही समझे, सही समझे, इतने ही तो खुश हो जाएगा। तो ऐसे तुम बोलोगे ना कि हाँ, डू यू मीन, है ना, ग्रीन टैक्स सर, ग्रीन टैक्स सर, एकदम पोलाइटली। तो हाँ हाँ हाँ, आप सही समझे, मतलब हुआ कि तुम जो उसको, वो तुमको घुमाना चाहा और तुम उसको पकड़ लिए इस बात को। और यही तो इंटरव्यू बोर्ड चाहता है, जिसका भी इस तरह से इंटरव्यू एक एक बार भी हो जाता है, समझो कि तुम्हारा बहुत अच्छा हो रहा है। ग्रीन टैक्स उन पुराने वाहनों पर लगाया जाता है, ओल्ड व्हीकल पर लगाया जाता है, जो उनका जो प्रेस्क्राइब्ड एज है कितना है, 15 साल, है ना, 15 ईयर, 15 साल का उनका जो अवधि है, आयु है, उसको पूरी कर चुके रहते हैं, ताकि प्रदूषण कम हो, पॉल्यूशन कम हो, पर्यावरण का संरक्षण हो। ठीक है ना, पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा सके, और ठीक है ना, ये इसका रहता है ग्रीन टैक्स। और ग्रीन टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, राज्य सरकारें लागू करती हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब तुमको ग्रीन टैक्स भी वसूलना होगा, ये ध्यान रखना है। तुम खाली फाइन वसूलने का नहीं है, जो विद्यार्थी को होता है ना, फाइन फाइन, तुम फाइन वसूलने के लिए नहीं, अगर सारे लोग अच्छा से चलने लगे तो फाइन तुम लोगे। सभी लोग अपनी गाड़ी को, है ना, अंडर स्पीड, जो नॉर्मल स्पीड में चलाएगा, रोड रूल को फॉलो करेगा, ब्रेक सही रहेगा, गाड़ी का फिटनेस सही रहेगा, सिग्नल नहीं तोड़ेगा, तो कोई फाइन लेगा क्या? फाइन की क्या जरूरत है हमको? हाँ, टैक्स की जरूरत है, क्लियर है? आप फाइन लेना चाहेंगे कि टैक्स लेना चाहेंगे, भी नोट कर लो क्वेश्चन। तो तुम बोलोगे दोनों, बोलोगे सर सोचना, रुकना है, बोलना कि सर मुझे तो लगता है कि अगर हमारे यहाँ सिर्फ टैक्स लेने की आवश्यकता रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा सर, क्योंकि फाइन तो तभी लिया जाता है जब लोग गलतियां करते हैं। अगर लोग गलतियां ना करें तो दुर्घटनाओं में भी कमी आ जाएगी, सुरक्षित रहेंगे, लोग सुरक्षित रहेंगे।
और यही तो डिपार्टमेंट का, सरकार का उद्देश्य भी है ना सर। यही देखो सबसे बड़ा उद्देश्य, थोड़ा दिल से सोचोगे ना, सबसे बड़ा उद्देश्य होता है आम आदमी को भरपेट भोजन करवाना और उसको जिंदा रखना। यही बेसिक चीज है। किसी घटना में कोई नहीं चला जाए, नहीं मरे। सरकार इसलिए काम कर रही है, भूखे नहीं मरे, चोट लग के नहीं मरे, डूब के नहीं मरे, धक्का लग के नहीं मरे, ठीक है ना। आज खाना पीना अच्छा से मिलना चाहिए, इतना ही, इसीलिए सरकार काम कर रही है। तो फाइन लेने की क्या जरूरत है, सब लोग का सुधर जाएगा तो अच्छी बात है। लेकिन अगर चूंकि मेरा काम है, अगर वो लोग गलती करेंगे सर, तो मैं तो दोनों वसूल करूंगी, मैंने फाइन भी लूंगी, लूंगा। क्लियर है कोमल? हम्म। तो दोनों में से क्या लेना चाहेंगे? तो उसमें थोड़ा सा हल्का स्माइल करके टैक्स पे फोकस करना है। मतलब तुम जो जताना चाहते हो कि हम जान रहे हैं कि सेफ्टी रहे ज़्यादा अच्छा, मतलब संवेदनशील हो। तुम भी चाहते हो कि लोग सुरक्षित रहें, गलतियां ना करें, एक्सीडेंट नहीं हो, गलतियां ना करें। क्या जरूरत है, हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, ओवर स्पीड में नहीं चलाएं, है ना, अपने लेन में ड्राइविंग करें। तो टैक्स, नेशनल परमिट क्या होता है पहले बताए थे। नेशनल परमिट ऐसा परमिट होता है जो खास करके गुड्स व्हीकल के लिए, गुड्स कैरियर के लिए, मालवाहक वाहनों के लिए, एक से अधिक राज्यों में वाहन के संचालन के लिए अनुमति देता है, परमिट देता है। परमिट का मतलब ये होता है अनुमति देना, परमिट देना, है ना। एक से अधिक राज्यों में वाहन के संचालन की अनुमति प्रदान करता है। यह केंद्र सरकार के गाइडलाइन की तरह जारी होता है। ठीक है, केंद्र सरकार के जो गाइडलाइंस है उसके तहत जारी होता है। और टैक्स और परमिट जो फीस निर्धारित होता है उसके अनुसार जमा करना रहता है। ये पहले बता चुके हैं, नेशनल परमिट, टूरिस्ट परमिट भी बता चुके हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में बताए हैं कि इसकी वैधता कितनी समय होती है। कोई बोलो एक आध आदमी। दो जो नहीं करती होती सर, हम्म। 15 साल। 15 साल। 15 साल। साल। जो डीजल होता है उसका 15 साल होता है, पेट्रोल वाला होता है वो 10 साल का होता है। हम्म। देखो, नए ट्रांसपोर्ट वाहन जो होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल दोनों बता चुके हैं। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए 2 साल है, 2 वर्ष। नया वाहन के लिए 2 साल। और उसके बाद प्रत्येक बार 1 साल पर उसका रिन्यू करवाना है, एक एक साल पर रिन्यू करवाना है। निजी वाहन के लिए, निजी वाहन या नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए 15 वर्ष है। उसके बाद फिटनेस आवश्यक है। ठीक है ना, 15 साल। समझ गए? फिटनेस, नए, कोई वाहन नया गाड़ी निकालता है तो 2 साल वैलिड रहेगा फिटनेस सर्टिफिकेट। ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए, कोई पिकअप है, ट्रक है, बस है, उसके लिए। मान लीजिए तुम्हारे पास कोई कार है, मोटरसाइकिल है, उसका 15 साल है, ठीक है, प्राइवेट के लिए। और प्रत्येक साल उसका नवीनीकरण कराना रहता है, रिन्यू कराना रहता है। जो पीला नंबर देखते हैं और उसको प्रत्येक साल नवीनीकरण करना पड़ता है, पीला नंबर वाले को, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में आता है, भाड़े की गाड़ी है, तो उसको फिटनेस भी चाहिए, है ना। हर साल उसको रिन्यू कराना रहता है। हम्म। अच्छा, कोई शराब पी करके गाड़ी चला रहा है तो आप कौन सा एक्ट वहां लागू होगा? ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक आधो को एक्ट याद करना है। ड्रंकन ड्राइविंग के लिए सेक्शन 185, मोटर व्हीकल एक्ट 185। ठीक है। ओवरलोडिंग अगर है तो कौन सी धारा में कार्रवाई होती है? ओवरलोडिंग है तो सेक्शन 113, 114, 194 मोटर व्हीकल एक्ट का, ओवरलोडिंग के लिए। ये बहुत जरूरी नहीं है कि एक्ट सब याद रहे, टेंशन नहीं ले लेना। एक आधो बता दे रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना है कि हाँ तो सब याद करना पड़ेगा, नो। अगर नहीं याद है तो बोलना कि आई एम सॉरी सर, है ना, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है सर, मैं बाद में देख लूंगा, देख लूंगी। क्योंकि पास करोगे तो यही सब ना करना है, तो देख लेंगे, पढ़ लेंगे। इसलिए घबराना नहीं है, इंटरव्यू में घबराना नहीं है, ये पहला चैप्टर है। इंटरव्यू की तैयारी का पहला चैप्टर क्या है? घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना है, एकदम बोल्ड रहना है, हैप्पी रहना है। बढ़िया बढ़िया खाना खाओ, पानी पियो, स्वस्थ रहो। हम्म। ड्राइविंग सर अब विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस का कोई ड्राइविंग कर रहा है तो कितनी पेनल्टी? तो पेनल्टी वाला लिस्ट तो दिया था पीडीएफ में, है ना। 5,000। 5,000 हम्म। सर। 5,000 उसका है, और लाइसेंस का और उल्लंघन करेगा तो 10,000 है। हम्म।
एक और देखो, सिचुएशनल क्वेश्चन कुछ हमने तैयार किया था कि रात में ओवरलोडेड ट्रक रोकते समय, जब होता है कभी कभी रात में, तुम पढ़ते भी होगे कि रात में ट्रक वाले ने, है ना, ट्रैफिक पुलिस को टक्कर मारा, धक्का मारा, ये किया वगैरह वगैरह। या फिर ईएसआई वाले में जो जांच करने जाते हैं लोग, है ना, तो जांच के दौरान जो शराब के नशे में गाड़ी ने उत्पाद निरीक्षक को, है ना, धक्का मारा, ये सब न्यूज पढ़ते और सुनते रहते हो। अंकिता भी देखो जाते रहती है, एक और अभिषेक है, ये सब, ये लोग भी जाता है इनमें। तो बहुत सावधानी रखना पड़ता है रात में। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुम कितने सजग हो, कितने सतर्क हो, कितने सेंसिटिव हो, है ना, क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि तुम सरकार हो, सरकार के अंग हो, है ना, सरकार के लिए काम करने गए हो, सरकार की इज्जत प्रतिष्ठा हो तुम। ये ध्यान रखना है। इसीलिए सरकारी कर्मचारी अधिकारी पर बहुत सारे नियम कानून लगाए जाते हैं, क्योंकि उसको वो इज्जत भी है। अगर तुम गलत करते हो कुछ तो सरकार की बेइज्जती होती है। तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है तभी सरकार की बेइज्जती होती है, ध्यान रखना। ये सब समझना है अपने बारे में कि तुम कितना महत्वपूर्ण हो, कितना महत्वपूर्ण बनने जा रहे हो। तो रात में ओवरलोडेड ट्रक रोकते समय, यदि कुछ होता है ना कि ड्राइवर बहुत सारा 4-5 गाड़ी रोक दिया रात में, ट्रक वाला, और उसके सारे लोग आक्रामक हो जाते हैं, तब क्या करेंगे? तो थोड़ी देर पहले बताए थे भीड़ वाला। तो यहाँ पर वही बात करना है। पहले स्थिति का आकलन करना, स्वयं की सुरक्षा प्राथमिकता में रखते हुए स्थितियों का आकलन करूंगा या करूंगी। क्योंकि आक्रामक हो रहा है, रात है और आक्रामक हो रहा है, तो बोलेंगे कि स्वयं की सुरक्षा को प्राथमिकता में रखते हुए स्थिति का आकलन करूंगा या करूंगी, शांत सहज धैर्य बनाए रखूंगा रखूंगी, और वही स्थानीय थाना, पुलिस की तुरंत सहायता प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। वहाँ जो वीडियो कैमरा होगा, एक बॉडी कैमरा भी होता है, अमित कुमार बता रहा था एक दिन, बॉडी कैमरा, वीडियो कैमरा के माध्यम से, है ना, रिकॉर्डिंग भी करना है, ताकि बाद में कार्रवाई की जा सके, है ना। वरीय पदाधिकारी को भी इसके लिए सूचित करना ताकि ससमय सहायता मिल सके। और उसके बाद कानून के तहत जो प्रक्रियाएं होंगी, चालान, है ना, काटना, जब्ती करना, वो सारी प्रक्रियाएं संपन्न करूंगा, संपन्न करूंगी। ठीक है। भीड़ के बिना भड़के, बिना उकसावे का इन्फोर्समेंट को क्या करना है? लागू करना है, इन्फोर्स करना, मतलब कानून का। ये सब ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन है सिचुएशनल, पहले बताए हैं। सीनियर अधिकारी जो अवैध वाहन छोड़ने के हैं तो क्या करेंगे, तो बता चुके हैं। बालू, है ना, या माइनिंग, खनन कहीं होता है, जैसे मान ली कहीं कोई मिनरल्स वहां खुदाई होता है, या बालू, बिहार में बालू की खुदाई होती है, बालू की खुदाई के क्षेत्र में माफिया का दबाव हो, तब क्या करेंगे? तो माफिया समझते हो ना, है ना, तो माफिया दबाव तो क्या करेंगे? तो देख, बालू खनन वाला जो है ना, बहुत अलग चीज है। तो बालू खनन जो है, बालू, ध्यान देना, बालू का माइनिंग दैट इज रिलेटेड विथ माइनिंग डिपार्टमेंट, ठीक है ना। फिर वो खनन कहाँ से कर रहा है, कैसे कर रहा है, दैट इज रिलेटेड विथ इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, पर्यावरण से संबंधित भी है। तीसरा, अगर गलत कर रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ चीज है, कानून से जुड़ा हुआ चीज है, तो लोकल पुलिस थाना, ठीक है। और चूंकि बालू को कुछ ना कुछ चीज पर लोड करके ही ले जाएगा, माथा पर लोड कर बराबर ले नहीं जाएगा लोग, ट्रक ट्रैक्टर पे कहीं लोड कर ले जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट। देखो कैसे समझना है क्वेश्चन को। मतलब बालू का माइनिंग केवल माइनिंग नहीं है, वो ट्रांसपोर्टेशन से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारे लिए भी है वो। तो बताना है कि सर, चूंकि बालू का माइनिंग या अवैध गतिविधियां चल रही हैं, तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ या समझ पा रही हूँ, यह माइनिंग डिपार्टमेंट, स्थानीय पुलिस, परिवहन, है ना, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो ऐसी स्थिति में मैं, है ना, एक टीम में, टीम वर्क के रूप में, ठीक है, संयुक्त अभियान, संयुक्त अभियान जिसमें पुलिस, माइनिंग ऑफिसर, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, ठीक है, ये सारे होंगे। और संयुक्त अभियान के तहत वहां पर कार्रवाई की जाएगी। संवेदनशील जो क्षेत्र होंगे वहां पर नियमित जांच होगी, नियमित जांच की जाएगी।
खास करके जो खुफिया सूचना तंत्र हमारा है, इंटेलिजेंस, हर एक डिपार्टमेंट का अपना, या हर एक व्यक्ति, हर एक पदाधिकारी का कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस रहता है। मतलब कोई तुम्हारा आदमी ही वहां होगा, है ना, कोई लेबर क्लास का आदमी भी हो सकता है, कोई ड्राइवर ही हो सकता है ना, जिसको सूचना रहता है सब चीज का। तो खुफिया तंत्र विकसित करना है कि कब क्या कर रहा है, कहाँ से एक्टिविटी हो रही है, कहाँ से कब वो बालू खुदाई करने वाला है, कब ढोकर ले जाने वाला है ना, कहाँ ले जाके बेचता है, ऐसा सारा चीज तुमको खुफिया सूचना तंत्र विकसित करना है। और जब हम संयुक्त रूप से अभियान करने में, टीम वर्क में काम करेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और इसको कंट्रोल कर लिया जा सकता है। सिंगल एक्शन नहीं, कोऑर्डिनेटेड एक्शन जरूरी होता है, ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन। टीम में कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर टीम दिखाना, टीम स्पिरिट। वीआईपी वाहन बिना दस्तावेज पकड़ा जाए तो अब क्या करेंगे? बस वही कार्रवाई। रूल ऑफ लॉ सबके लिए, कानून सबके समान है, सम्मानजनक व्यवहार, हाँ ध्यान ध्यान रखना, सम्मानजनक व्यवहार, चूंकि वीआईपी गाड़ी बोल दिया तो सम्मानजनक व्यवहार, हालांकि सम्मानजनक व्यवहार तो हम सबके साथ करेंगे, लेकिन वहां सम्मानजनक व्यवहार बोलना भी है। और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने, दस्तावेज की मांग की जाएगी, अगर वहां प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तो नियमानुसार जो चालान होगा, है ना, वो जमा करने के लिए कहा जाएगा। और अगर सुरक्षा कारण हो तो वरिष्ठ पदाधिकारियों को, वरिष्ठ को सूचित किया जाएगा। रूल ऑफ लॉ सबके लिए समान है। ठीक है। हम देखे थे एक बार, जैसे कि आचार संहिता, इलेक्शन होने वाला था, आचार संहिता लागू थी, उस समय मोतिहारी में पोस्टिंग थी, तो नीतीश कुमार वहां गए थे एक व्यक्तिगत काम से, मैंने कोई डेथ कर गया था तो वहां पर वो मिलने के लिए गए थे। जब ड्यूटी लग जाता है ना सीएम के जाने पर, तो हम लोग ड्यूटी में थे, सीएम सिक्योरिटी ड्यूटी। तो देखे सीएम गाड़ी आ रही थी, तो हम लोग चूंकि पढ़ते पढ़ाते ध्यान दे रहे थे, तो गाड़ी में उनका बोर्ड नहीं था, बिहार सरकार ये सब कुछ बोर्ड नहीं था। ठीक है ना, बोर्ड हटा हुआ, अगर बोर्ड रहता तो क्या होता? फिर चालान नहीं कटता ना। नहीं, बोर्ड रहेगा तो गाड़ी जब्त हो जाएगी वहीं पर, क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है ना। आचार संहिता में कोई भी राजनेता, कोई भी व्यक्ति, अफसर को छोड़ करके, पदाधिकारियों को छोड़ करके, है ना, पुलिस को छोड़ करके दूसरा कोई व्यक्ति अपने गाड़ी में बोर्ड नहीं लगा सकता। मुखिया, सरपंच, विधायक, एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई नहीं लगा सकता। ठीक है ना, तो गाड़ी जब्त हो जाएगी, पकड़ लेगा पुलिस। कितना बड़ा बात हो जाएगा, मुख्यमंत्री गाड़ी पकड़ लेगा तो। अगर आपके सामने ऐसा है तो क्या करेंगे, तो बताना है कि सर को अगर नियम के खिलाफ है, नियम के संगत नहीं है, तो उस वाहन पर कार्रवाई होगी, वाहन को जब्त किया जा सकता है, और उनके लिए दूसरा वाहन की व्यवस्था, सम्मानजनक, सम्मानपूर्वक दूसरी वाहन की व्यवस्था की जाएगी, और उनको ये किया जाएगा, या फिर वाहन पे बोर्ड हटाने के लिए कहा जाएगा। हो गया, सिंपल। बोर्ड को हटवाएंगे, नहीं तो फिर दूसरा गाड़ी व्यवस्था करके वाहन को जब्त कर लेंगे। तब लगेगा तुम स्ट्रिक्ट हो, डेयरिंग हो, कर सकते हो, कानून को जानते हो, समझते हो। कानून सबके लिए बराबर है, कहने से नहीं होता है, करना पड़ता है, करवाना पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना है ना। आप वाहन चेकिंग कर रहे हैं, आचार संहिता लागू है ना। अब मान लीजिए कोई माननीय मंत्री महोदय है, मुख्यमंत्री, कोई भी नाम बोल दे, उनका वाहन जा रहा है, उस पर बोर्ड लगा हुआ है इस तरह से, तो बताना है कि तो सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है सर। तो ऐसी स्थिति में वाहन को जब्त किया जाएगा, वाहन से बोर्ड को हटाया जाएगा, और उन पर एफआईआर किया जाएगा। हो गया। जिनका वाहन स्वामी है, वाहन के मालिक पर जो है ना, एफआईआर होता होता है। यह तरीका है इलेक्शन के समय का। सर बोर्ड नहीं लगाने का क्या रीजन होता है? प्रभावित नहीं करना है, जैसे बोर्ड को लगा के जा रहा है तो आम जनता को प्रभावित करेगा ना, वो अपना प्रेशर बल दिखाएगा ना। मतलब उस समय कोई सरकार नहीं होती है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में वहां पर एक्टिंग गवर्नमेंट होती है, तो आप कोई नई योजना नहीं दे सकते, जनता का प्रलोभन नहीं दे सकते, जनता को भयभीत नहीं कर सकते, जनता पर दबाव नहीं बना सकते, है ना। बस यही कारण रहता है। लोक लुभावन नहीं, कोई वादा नहीं कर सकते अपना। ठीक है, अपना इमेज वहां पर नहीं दिखा सकते कि हम तो देखो इस तरह से हैं, इसीलिए हटा दिया जाता है। नॉर्मल व्यक्ति है, सब एक समान है, पक्ष विपक्ष सब एक समान है। ठीक है ना। कभी कभी आप वाहन चेक कर रहे हैं, वहां पे भीड़ जमा हो गई, अब बहुत सारा ड्राइवर है, तो भीड़ कहती है कि आप गरीब ड्राइवरों को परेशान कर रहे हैं। आप पे आरोप लगाया जाता है कि सर या मैडम जो भी हैं, ये क्या कर रहे हैं, गरीब ड्राइवरों को परेशान करते रहते हैं चालान के नाम पर। तो आप क्या करेंगे? ठीक है।
तो फिर वही बातें आएगी। अगर तुम ईमानदार हो, सही काम कर रहे हो, तुमको कोई कहता है कि भाई परेशान कर रहे हैं, तो पहला वही चीज आएगा कि ऐसी स्थिति में तो सबसे पहले मैं सर अपने आप को सहज बना कर रखूंगा, धैर्य नहीं खोऊंगा, है ना। क्योंकि मेरा काम इन्फोर्समेंट करना है और परेशान नहीं कर रहा हूँ किसी को, तो मैं धैर्य बनाए रखूंगा। और उन्हें मैं समझाऊंगा, संवाद उनके साथ एक बेहतर संवाद कायम करने की कोशिश करूंगा कि इन्फोर्समेंट सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी है ना। जो हम काम कर रहे हैं ट्रैफिक सुरक्षा के लिए है। उनको नियमों की जानकारी दूंगा, पारदर्शी चालान प्रक्रिया उनको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि देखिए आपने जो इतना इतना टैक्स है, आप बता सकते हो इस रूल के उल्लंघन कितना टैक्स देखिए लिखा हुआ है, और देखिए आपका जो हम ई चालान काट रहे हैं इसमें इतना पैसा आपका कट रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी के साथ कट रहा है। ठीक है। पब्लिक के साथ बेहतर कम्युनिकेशन स्किल के साथ काम करने से मुझे लगता है कि यह लोग मान जाएंगे, समझ जाएंगे, और फिर समस्याएं नहीं होंगी। मतलब कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट है इसमें, कि भीड़ के साथ आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ड्राइवर है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा नहीं भी हो सकता, 8वां पास। तो कभी कभी क्या होता है, बातचीत का तरीका, उसका एटीट्यूड अलग टाइप का होता है, जो तुम्हारे लिए असहज हो सकता है तुम ऐसा कभी नहीं सुने हो, नहीं देखे हो, तो उब जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो यही देखना चाहता है इंटरव्यू बोर्ड कि आप परेशान नहीं हो रहे हैं, उब नहीं रहे हैं, है ना, और बेहतर व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ, इमोशन के साथ, प्रेम से, इम्पैथी के साथ। ध्यान रखना है, नोट सिंपैथी, इम्पैथी, प्रेम से, ठीक है, सम्मान से, इम्पैथी के साथ उनसे संवाद कायम करूंगा, करूंगी। और उनको मैं पारदर्शिता के साथ चालान की प्रक्रिया को बताऊंगा, बताऊंगी, नियमों की जानकारी दूंगी, है ना। तो मुझे लगता है कि वो बात को समझेंगे, मान जाएंगे, क्योंकि पब्लिक कम्युनिकेशन जो है, ये स्किल ही काम करता है भीड़ को नियंत्रित करने में। ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? कभी कभी क्या होता है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट स्पॉट पर आप पहुंचते हैं, दुर्घटना के जगह पर आप पहुंचते हैं एज ईएसआई, और वहां पर मीडिया भी मौजूद है, मीडिया वाले मौजूद हैं, और भीड़ तो रहता ही है, तो आप क्या करेंगे? कोई एक आदमी जल्दी बताओ क्या करोगे। जो भी कार्रवाई होगी सर, उसके बारे में सही जानकारी देंगे उनको। और दूसरा व्यक्ति? सर उस तो पहले स्थिति के तो बारे में जो पुलिस भी जानकारी, दुर्घटना हो गई तो उस स्थिति को सर मीडिया वाले जो रहेंगे उनको समझाएंगे, बताएंगे कि इस वजह से हुआ है, और अभी जो जांच जांच चल रही प्रक्रिया उनको बताओ कि अभी उसके बाद हम्म। जो। तीसरा व्यक्ति? पहले तो सर सर पहले तो बॉडी मीडिया को वहां पे डायरेक्ट वहां पे भीड़ भाड़ नहीं कर सकती, उसको साइड में रख के क्वेश्चन आंसर करना होता है सर। ये तो बात पुलिस नहीं अपनी बोलना है पहले तुमको। कार्रवाई करेगी। नहीं नहीं, दूसरा को कैसे रहेगा ये तुम कैसे निर्धारित करते हो, ये इससे नहीं सर बोलना है। तो सर सबसे मतलब पहले बॉडी को पुलिस कार्रवाई करने के बाद ही सर बोला जा सकता है कि क्या कारण है, कैसे एक्सीडेंट वगैरह हुआ है। पहले कारण नहीं बताएंगे सर कि और सबसे पहले नेक्स्ट? सर बॉडी को कब्जे में लेंगे। उसके बाद सर अ, पूरी दुर्घटना को जानकारी लेंगे। उसके बाद सर परिजनों को समझाएंगे और रोड जाम जैसी समस्याओं को फिर खाली करवाने का हम्म। निवेदन करेंगे। सर सबसे मैं पहले तो सबसे पहले एक्सीडेंट। वहां पे धैर्य पूर्वक हम्म। धैर्य पूर्वक धैर्यवान रहूंगी। उसके बाद जो दुर्घटना जिसका भी जो दुर्घटना हुआ है उसको सबसे पहले मैं हॉस्पिटल पर पहुंचाने का प्रबंधन करूंगी। उसके बाद जो भीड़ है उसको मैं विनम्रता पूर्वक समझाने की कोशिश करूंगी कि भीड़ से अव्यवस्था पैदा हो सकती है, तो आप लोग भीड़ ना लगाएं। और मीडिया के मेंबर अगर वहां उपस्थित है और वो मुझसे संवाद करना चाह रहे हैं दुर्घटना के विषय में, तो मैं उनके उत्तर का जवाब पूरी ईमानदारी पूर्वक देने का प्रयास करूंगी। वाह। और इसके साथ ही मैं अपने मेरा जो टीम मेंबर है उनको और अपने वरीय अधिकारी को इस घटना के बारे में सूचित करूंगी, ताकि आक्रोश लोगों में ज्यादा ना हो, और अगर आक्रोश स्थिति उत्पन्न संभाल जा होती है सके, है ना। तो स्थिति वो आके संभाल ले। स्थिति वो आके संभाल नहीं बोलना, स्थिति संभाली जा सके।
संभाली जा सकती, मैं और मेरे टीम मेंबर मिलकर स्थिति बहुत को अच्छा, संभाल यही सकते हैं। हम सुनना चाहते थे कि घायल को पहले अस्पताल ले जाना है। हाँ, तो पहले इसमें एक चीज और जोड़ना था कि एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचने के बाद में स्थिति, सबसे पहले तो त्वरित स्थिति का आकलन करूंगा या करूंगी। अगर व्यक्ति घायल है तो उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करूंगी, है ना। और अगर डेथ हो गया है तो जो अभी नीतीश बोल रहा था, अगर डेथ हो गया है ना, तो स्थानीय पुलिस को बुलाकर बॉडी को कब्जे में लेकर के रखा जाएगा, उसका पोस्टमार्टम व्यवस्था कराने के लिए पुलिस को कहा जाएगा। ये हो गया तो इतना हो गया। बाकी ट्रैफिक बहाल करना, हाँ, चूंकि तुम ट्रैफिक से जुड़े हुए हो तो भीड़ भाड़ लग जाती है, तो ट्रैफिक बहाल करवाना है। आम लोगों को शांत रहने की अपील करना है। और अगर कुछ होता, साक्ष्य जुटाना है, वहां पर साक्ष्य को सुरक्षित रखना होता है ना, एक्सीडेंट का कारण क्या है, नहीं है, या घायल हुआ या डेथ कर गया, तो वहां पर साक्ष्य सुरक्षित रखना है। और चूंकि मीडिया वाले हैं, वहां तुमसे क्वेश्चन करेंगे, तो मीडिया वालों से जो फैक्चुअल बात है, फैक्ट्स, रियल फैक्ट्स, नोट भाषण, तो फैक्ट्स देना है, सीमित बयान, सीमित बताना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल देना है। ठीक है, ये है। बाकी कोऑर्डिनेशन जो है पुलिस से, अस्पताल से, सीनियर ऑफिसर से अपने, है ना। वो अच्छा, नेहा ठीक बोली। ऐसे बात करना, तो ये सर अगर टेस्ट था कि तुम वहां जा रहे हो तो घायल को पहले मदद करते हो कि नहीं। तो सर वो मतलब हमको लगा कि इंटरव्यू जो वहां पे मीडिया होगी उनको क्या करना है सर, तो ये सारी कार पहले बताया जाएगा कि पहले ऐसे करेंगे फिर मीडिया के साथ। हम्म। प्रश्न तो केवल मीडिया हैंडलिंग का था ना सर। नहीं नहीं, क्वेश्चन है कि आप क्या करेंगे। एक्सीडेंट सर हम स्पॉट लोग पर पहुंचते हैं, मीडिया, रिटेन टेस्ट नहीं ना है जी। हम्म। हाईवे पर बड़े पैमाने पर अवैध बस संचालन हो रहा है। मतलब हाईवे पर, उच्च पथ जिसको बोलते हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर अवैध बस संचालन हो रहा है, मतलब कि बहुत सारी गाड़ियां हैं जो बिना परमिट के वाहन चला रही हैं। अब क्या करेंगे। एज ए मोटर वाहन नियमावली वैसे वाहनों को जब्त करने का ये होता है कि हम वैसे वाहन को जब्त कर सकते हैं। हम्म। और अगर जो ऐसे सूचना मिलती है तो सर अपनी टीम के साथ जाकर वहाँ पे सर, पूरे टीम के साथ सर बसेस को रुकवा रुकवा कर सर उसके जांच करेंगे। अगर वो सर अवैध पाया जाता है तो उसको कब्जा में लेकर सर उसको जब्त करने का काम करेंगे सर। मोटर हम्म। व्हीकल एक्ट जो भी कर नियम फाइन होगा जुर्माना सर लगाएंगे उसको। बहुत अच्छा। आज वो टीम जरूरी है, क्योंकि अकेले तुम नहीं कर सकते हो इसमें। जब बोल रहा है कि हाईवे पर बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो जाहिर है कि जब जाओगे तो पता चला कि पांच को बस वाला जमा हो जाएगा। एक बस में पांच आदमी उसका कम से कम रहता है, ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर, एक दो तीन, सफाई वाला, कौन कौन और रहता है, उसके चेले चपाटी भी रहते हैं। तो लड़ना शुरू कर देगा तुमसे। तो ये तुमको पहले तो तय करना पड़ेगा कि अपनी सेल्फ सुरक्षा, है ना। तो अगर इस बात की जानकारी मिलती है कि हाईवे पर बड़े पैमाने पर अवैध संचालन हो रहा है, तो, है ना, अपने टीम के माध्यम से उन्हें बड़े पदाधिकारी को सूचित करते हुए, टीम के माध्यम से, चूंकि बड़े पदाधिकारी टीम बनाएंगे, जो तभी तुम ईएसआई हो तो डीटीओ का काम होगा ये। तो टीम के माध्यम से हाईवे पर सरप्राइज चेकिंग की जाएगी। अचानक, जैसे तो ट्रेन में कभी कभी बताया कि सघन चेकिंग अभियान चलता है, तो सरप्राइज चेकिंग की जाएगी। और परमिट वेरिफिकेशन अभियान चलाया जाएगा। जो परमिट उसका है, उसका वेरीफाई करने का अभियान चलाएंगे, तब कैंप करवाएंगे। 10-20 पदाधिकारी जो वहां पर जाएगा, रहेगा, और परमिट वेरिफिकेशन करेगा किसका है नहीं है। और जो रिपीटेड ऑफेंडर हैं, जो बराबर इसको करते हैं, होता नहीं कि बराबर पर बिना परमिट गाड़ी चलाने वाला कुछ होता है, रिपीटेड ऑफेंडर बोलते हैं उसको, जो बार बार गलती करता है, उसकी सूची बनाई जाएगी। उस पर विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की, जैसे लिखना है, विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए रीजनल जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसके साथ कोऑर्डिनेशन बना करके काम करना होगा। रेवेन्यू प्रोटेक्शन भी जरूरी है, पैसेंजर का सेफ्टी भी जरूरी है। क्योंकि परमिट के बिना चलाने का मतलब समझ रहे हो ना, हो सकता है कि फिटनेस भी नहीं हो उसको, फिटनेस नहीं हो, वाहन चला रहा है, तो पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा है वो। और परमिट नहीं लिया तो रेवेन्यू को नुकसान है। अब बिना परमिट का चला रहा है, बिना फिटनेस चला रहा है, तो पैसेंजर के लिए खतरा है। ठीक है। कभी कभी रात में भी ड्यूटी करना पड़ेगा।
रात में, महिलाओं को भी। तो आप महिला अधिकारी हैं, रात्रि में ड्यूटी करनी होगी, आप अपने आप को कितना असुरक्षित महसूस करेंगे। हम्म। तो इसमें असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि सर हमारे साथ अकेले हम सर नहीं, ड्यूटी में टीम रहेगी, हमारे वरीय पदाधिकारी रहेंगे सर, उसे सर सहायता मिलेगी सर। हम्म। और टीम करेगा। तो पहला है जी सर। प्रोफेशनल, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल प्रिपेयर्डनेस, है ना। प्रोफेशनल प्रिपेयर्डनेस मतलब रात में अगर जा रहे हैं तो हमको किस तरह से तैयारी करके जानी है, मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, सुरक्षा क्या उपाय होने चाहिए, टीम कैसी होनी चाहिए, पुलिस से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जीपीएस, लोकेशन, कम्युनिकेशन टूल्स, ये सारे हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, अगर इन टूल्स के साथ, इन व्यवस्था के साथ मैं अगर काम करने जाऊं तो मुझे लगता है कि रात में भी मैं अपने कार्यों का बेहतर निष्पादन, बेहतर, है ना, परफॉर्मेंस कर सकती हूँ महिलाओं के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है, ऐसे बात करना है। पुलिस भी है, टीम भी है, जीपीएस रहेगा, कम्युनिकेशन टूल्स रहेगा, मतलब बातचीत करने के लिए वॉकी टॉकी, फोन, आजकल तो मोबाइल है ना, वायरलेस रहता है गाड़ी में, जो तुमको गाड़ी मिलेगी हो सकता है उसमें वायरलेस भी मिल रहेगा, जीपीएस तो रहता ही रहता है, ये सारा चीज रहे। तो प्रोफेशनल प्रिपेयर्डनेस जरूरी है, और वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और एक महिला कांस्टेबल भी साथ में रहती है, अगर कोई ईएसआई होता है और टीम वही एसआई है ना, होता है। टीम वही है, टीम बोला जा रहा है ना। ठीक है। ये सारा क्वेश्चंस था, हमको लगा बहुत सारी चीज बता दिए आज हम तुमको जल्दी जल्दी में। और ये तो रिकॉर्ड भी हो ही रहा है ना, ये तुमको मिलेगा भी। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम लोग फिर देखेंगे। निवास कुमार। सर एक क्वेश्चन था सर, हमें जैसे अभी रेलवे में जॉब करते सर, पूछेंगे अगर कि आप जब भी वर्तमान में जिस जहाँ पे जॉब कर रहे हैं और ईएसआई में आएंगे, तो आप इस बदलाव के लिए कैसे तैयार हैं सर? तो क्या सर इसका बताएंगे? अभी रेलवे में किस जॉब में हो और किस लेवल में हो? सर लेवल 2 के पद पे सर कर रहे थे, हाँ, सिग्नल मेंटेन। हाँ तो बताना है कि जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ वो सिग्नल मेंटेनर ग्रुप में लेवल 2 का पोस्ट है ना, और जी। ईएसआई जो लेवल 6 का पोस्ट है ना। ठीक है, तो एक बेहतर, ठीक है ना, एक बेहतर कार्य करने का, तुलनात्मक रूप से बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान, है ना, ईएसआई अवसर प्रदान कर रहा है। दूसरा, इसमें लोगों के साथ जुड़ करके डायरेक्ट, पब्लिक के साथ जुड़ के काम करने का मौका मिलेगा। सरकार का जी। रेवेन्यू और सड़क सुरक्षा, ताकि आम आदमी जीवन, जनजीवन बेहतर हो, वो काम करने का बेहतर मौका भी मिलेगा। और मुझे लगता है कि जो मेरी क्षमता है, मेरे अंदर जो ऊर्जा है ना, जो मेरी सोच है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा बेहतर उपयोग ईएसआई के रूप में हो सकता है, इस सेवा में हो सकता है। मैं जहाँ हूँ वहाँ भी काम कर रहा हूँ, वहाँ भी संतुष्ट है, ऐसा नहीं बोल रहा कि वहाँ दुखी है, परेशान है। ठीक है, तो मेरी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल इस सेवा में हो सकता है, तो और जैसे मेरा अपना अभी भी मॉक विकास होगा। मॉक में सर हमसे पूछा पूछा गया था कि आप प्रतिष्ठित संस्थान में भी कार्यरत हैं, तो आप इसमें क्यों आना चाहते हैं? तो सर हमने जवाब दिया था सर इसका कि सर अभी जो सर बाकी में सर एक प्रतिष्ठित संस्थान है, हमें वहाँ से बहुत कुछ सीखा है। और सर वहाँ पे मैं अभी कार्यरत हूँ, जो सर सीमित जो चीज़ें हैं उसको सही करना, और सर उसको मेरा लेवल 2 का पद है सर। यहाँ पे आएंगे तो हमारा सर कार्य क्षेत्र और पद सर दोनों का विस्तार होगा सर, इस वजह से। बस यही चीज है, लेवल भी बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र भी बढ़ेगा। और परिवहन जी। विभाग थोड़े प्रतिष्ठित नहीं है। जी। ठीक है, ये पथ परिवहन है ना, सड़क परिवहन है, वो रेल परिवहन है, दोनों तो परिवहन ही है। ठीक है, तो ठीक है बोलना है, लेकिन हाँ, बुराई नहीं करना है, पहले वाली सेवा का बुराई नहीं करना है। किसी सेवा में रहते हुए किसी व्यक्ति का, सीनियर का, जूनियर के बारे में कहीं बुराई नहीं करना है। ठीक है, कोई ऐसा जी। व्यक्ति जो, जिससे आप वहां पर दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, किसी ने आपको परेशान किया, नाम बताइए, कोई है वैसा, बताइए। तो बोलना कि नहीं सर, मुझे तो किसी ने परेशान नहीं किया है सर, सबसे मेरा अच्छा व्यवहार रहा, मेरे सीनियर हमारे साथ हमेशा प्रेम से बात करते रहे, प्रेम से सिखाते रहे, है ना, मेरे लिए, है ना, हमेशा मार्गदर्शक बन के रहे। कोई जूनियर है, कलीग है, उसके बारे में बताना है, सभी लोग प्रेम से रहे सर हमारे साथ, सब लोग अपना एक बेहतर फ्रेंडली रिलेशन रहा या रहता है, और मैं बेहतर सहज महसूस करता हूँ। कभी ऐसा किसी का है भी तो नहीं बताना रहता है, नहीं बोलना रहता है, तो ये तेरी पर्सनालिटी का जी। एक पार्ट हो जाएगा।
चलो आज इतना ही, है ना? फिर आगे हम लोग बात करेंगे। और जो पहले वाला वीडियो देखो, पढ़ाई करो, कोई क्वेश्चन है तो बताना। तुम लोग ऑफलाइन में, पटना में सब लोग तो नहीं होगा, ऑफलाइन बुलाएंगे तो आओगे नहीं, ऑनलाइन ही ज़्यादा बेहतर है लगता है। सर हम आ सकते हैं सर, बहुत लोग भी आ सकते हैं, पटना में बहुत लोग सर रहते हैं। हम्म। तो कल अगर वहाँ बुलाएंगे 9 बजे तो आ जाओगे तुम लोग कोचिंग में? जी सर, आ जाएंगे सर। सर हम नहीं आ पाएंगे सर। हम नहीं आ पाएंगे। भी हम्म। नहीं आ पाएंगे हम भी सर नहीं आ पाएंगे सर। हमने छुट्टी ले लिया था इसी वजह से सर, हम आपसे पूछा भी था सर, अगर ऑफलाइन होती सर हम यहीं पे पटना रह जाते। तो इसीलिए हम ऑनलाइन करते हैं कि सुबह तुम टाइम दे सकते हैं बीच बीच में, लेकिन देखते हैं कि बहुत सारा बाहर रहता है तो, है ना? यस सर, इसीलिए ऑनलाइन ऑनलाइन। ही सही है। हम्म। अच्छा, ठीक है, चलो इस पर बातें होंगी। ठीक सर। ठीक।